हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू योर फेवरेट बायोलॉजी क्लास। मेरा नाम मोहम्मद अयूबी है और आज हम लोग 11th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी मेडिकल में हर साल इससे 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग, मैं पहले आपको एक समरी दे दूं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या। बेटा इस चैप्टर में हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूं, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर के बारे में जब हम लोग थर्ड यूनिट में यानी 11th क्लास की थर्ड यूनिट में जब सेल पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग स्ट्रक्चर और डिटेल में डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया का। तो सबसे पहले हम लोग बैक्टीरिया पढ़ेंगे, ब्लू ग्रीन अलगी पढ़ेंगे, बीजीए जिसे कहते हैं, जिसे साइनो बैक्टीरिया कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बरसात के मौसम में, रेनी सीजन में जो काई जम जाती है ना, जिसे हम लोग काई कहते हैं आम जबान में, ग्रीन ग्रीन होती है, पानी के ऊपर भी पाएंगे आप, मिट्टी के ऊपर भी आप देखेंगे, वो होती क्या है? दैट इज बीजीए, ब्लू ग्रीन अलगा होती है। अच्छा, उसके अलावा बेटा हम लोग प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मैं कह रहा हूं प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ेंगे, एक इंपॉर्टेंट फंजाई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और काफी डिटेल में हम लोग फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा बेटा फिर हम लोग पढ़ेंगे वायरस और लाइकेन के बारे में। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और उस चैप्टर में भी हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि व्हाट क्लासिफिकेशन क्या होता है। देखो, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है चीजों का बंटवारा करना, ग्रुप्स में क्लासिफाई करना। किसी ग्रुप्स में, अब जब भी आप ग्रुप्स में क्लासिफाई करेंगे तो किसी ना किसी बेस पे क्लासिफिकेशन करेंगे ना भाई, किसी ना किसी बेस पे आप क्लासिफिकेशन करेंगे। जैसे आपके स्कूल में अब आप लोग 11th क्लास में होंगे तो क्या बेस है? बेस ये है कि वो बच्चे जो 10th क्लास पास कर लिए हैं वो सारे 11th के स्टूडेंट हो गए हैं। जो 9th में अभी स्टूडेंट हैं तो वो क्या है? जो 8th पास करके आए हैं। यानी जिनके पास वो क्या बेस है 9th का जो स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है। भाई एक स्कूल में क्लासिफिकेशन नहीं होता है, 9th के बच्चे अलग हैं, 8th के बच्चे अलग पढ़ाई हो रही है, 10th और 11th के अलग पढ़ाई हो रही है। ये क्लासिफिकेशन तो है ना। तो इस क्लासिफिकेशन की बुनियाद और बेस क्या है? रिजल्ट है। 9th के बच्चे के लिए 8th का रिजल्ट, 11th के लिए जो बच्चे 10th पास कर गए हैं उनके लिए 11th का ग्रुप। तो हम इस चैप्टर में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी प्लांट और एनिमल, उनका क्लासिफिकेशन बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे, किस बेसिस पे उन्हें अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। जैसे भाई एक ग्रुप है प्लांट और एक ग्रुप है एनिमल, तो कोई ना कोई ऐसा बेस है ना, चाहे वो सेल वॉल का बेस हो, चाहे पिगमेंट का बेस हो, चाहे किसी भी चीज का बेस हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा बेस है ना जिसके बेसिस पे हमने कहा कि ये एनिमल है और ये प्लांट है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने टाइगर को कह दिया हो कि ये प्लांट है, या मैंगो के प्लांट को आपने कह दिया हो कि नहीं ये एनिमल है? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उनको क्लासिफाई करने के लिए, कैटेगराइज करने के लिए हमने एक बेस बनाया है और उस बेस के लिहाज से जो टाइगर है वो एनिमल की कैटेगरी में आता है और जो मैंगो है यानी आम जो है वो प्लांट की कैटेगरी में जाता है। तो उसी तरीके से बेटा जब से दुनिया बनी है, जब से धरती है और जब से हमारे पास इंसानों की नॉलेज है, हमेशा से इंसानों ने प्लांट को भी और एनिमल को भी अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज करने की कोशिश की है। ठीक है भाई, जिस तरीके से पूरी दुनिया के इंसान क्या कैटेगराइज नहीं है? क्या पूरी दुनिया के इंसान रेस के बेसिस पे कैटेगराइज नहीं है? आप देख लीजिए अफ्रीका के लोगों की जो इंसान है, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं, क्या अफ्रीका के लोग जो हैं उनकी रेस अलग नहीं है? वो बहुत ब्लैक होते हैं। क्या यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों की रेस अलग नहीं है? क्या ये जो कंट्री है चाइना, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जो सारे कंट्रीज हैं,
क्या इनकी रेस अलग नहीं है? क्या इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिडिल ईस्ट, क्या इनकी रेस अलग नहीं है? तो इसी तरीके से दुनिया में हमेशा किसी ना किसी बेसिस पे क्लासिफिकेशन रहा है। इसीलिए इंसानों ने भी ना बेटा प्लांट को और एनिमल को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई करने की कोशिश हमेशा वो करते रहे हैं। ठीक है, हमेशा करते रहे हैं और ये हमेशा से करते रहे हैं और हमेशा से करते रहेंगे। यानी आज जो मैं आपको पढ़ा दूंगा ऐसा नहीं कि वो लास्ट है। हो सकता है आप में से कोई बेहतरीन साइंटिस्ट आज से 10 साल बाद बने और वो कुछ नया क्लासिफिकेशन दे। पॉसिबिलिटी तो है, नहीं है ना भाई? पॉसिबिलिटी है, क्या यकीन नहीं है इस बात का? भाई आप ही में से तो कोई आएगा या कोई अलग से आएगा? चांद पे से आएगा कोई? एलियन आएगा कोई? नहीं, कोई बाहर से नहीं आएगा। हम ही आप में से होंगे जो 10 साल के बाद कुछ नई थ्योरी देंगे, कुछ नया क्लासिफिकेशन देंगे। ठीक है बेटा, तो हम लोग पहले समझते हैं। देखिए, क्लासिफिकेशन की बेस जो शुरुआत मिलती है वो हमें सबसे पहले एरिस्टोटल ने, ये बहुत बड़ा नाम है एरिस्टोटल साइंस में। एरिस्टोटल हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ, he is called the father of biology. Okay, he is also called the father of zoology. और इनका एक स्टूडेंट था थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस जिन्हें हम लोग फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं, इनका स्टूडेंट था। तो जाहिर सी बात है टीचर जैसे होंगे उनके शागिर्द भी उसी तरीके से, यानी उनके स्टूडेंट भी उसी तरीके के होंगे। ये तो यूनिवर्सल फैक्ट है। तो जब इस काबिल आदमी थे, इस काबिल साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, तो उनके स्टूडेंट्स भी बहुत कमाल के होंगे। और मैंने एक एग्जांपल दिया थियोफ्रास्टस का। इन्होंने क्या किया, एनिमल को क्लासिफाई किया सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ आरबीसी। आरबीसी प्रेजेंट है या नहीं है, इस बेसिस पे इन्होंने एनिमल को दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक था इनेमा और एक थे इनेमा। इसमें क्या है, ये जो ग्रुप हैं उनमें प्रेजेंस ऑफ आरबीसी है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ आरबीसी है। और इनमें क्या है, एब्सेंस ऑफ आरबीसी है। ठीक है बेटा, इनमें प्रेजेंस ऑफ आरबीसी है और एनेमा ग्रुप में एब्सेंस ऑफ आरबीसी है। अच्छा, ये तो बहुत पुराने क्लासिफिकेशन हो गए। उसके बाद क्या हुआ, प्लांट को क्लासिफाई किया इनके स्टूडेंट जिनका मैंने नाम लिया अभी, थियोफ्रास्टस थे। थियोफ्रास्टस ने उसे हैबिटेट के बेसिस पे हर्ब, शर्ब और ट्री में डिवाइड किया पूरे दुनिया के प्लांट्स को। ये तो बहुत ओल्ड क्लासिफिकेशन है। उसके बाद जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन 18वीं सेंचुरी से स्टार्ट हुआ और उसके सबसे विद्वान माने जाते हैं कार्लोस लीनियस। ओके, कार्लोस लीनियस। इन्होंने बेटा टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। कार्लोस लीनियस, he is called the father of taxonomy. He is called the father of taxonomy. अब आप पूछेंगे भाई ये टैक्सोनॉमी क्या होती है? तो टैक्सोनॉमी असल में बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसमें हम चीजों को क्लासिफाई और उसका नामकरण यानी उनका नोमेनक्लेचर करते हैं। ग्रुप्स को, प्लांट या एनिमल या कोई भी ग्रुप है उसका क्लासिफिकेशन करते हैं, उसका आइडेंटिफाई, सबसे पहले तो जैसे पता उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसका क्लासिफिकेशन और उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर करते हैं। तो ये असल में ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन करते हैं। ये तीन काम होता है टैक्सोनॉमी। एंड लीनियस इज कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन बच्चों को भी मेडिकल एग्जाम देना है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखिए आप, इन्होंने क्या किया, दो किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया। कौन कौन सा? इन्होंने पूरी दुनिया के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है
उसे दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। ओके, यानी पूरे दुनिया के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसे दो ग्रुप में डिवाइड किया, एक एनिमल में और एक प्लांट में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक साइंटिस्ट आए। उसके बाद क्या हुआ बेटा, एक साइंटिस्ट आए जिन्हें हम कहते हैं हैकेल। हैकेल उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई देखिए ऐसा है कि जिस बेस पे आपने टू किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया है, जिस बेस पे टू किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया है, बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से फिट ही नहीं हो पा रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको ये बताइए, अगर मैं पूरे दुनिया के ह्यूमन को, पूरे दुनिया के इंसानों को रेस के बेसिस पे सिर्फ दो ग्रुप में बांट दूं, कहूं एक ब्लैक और एक व्हाइट, तो बात सही होगी? अगर पूरे दुनिया के इंसानों को रेस के बेसिस पे मैं दो ग्रुप में बांट दूं, एक व्हाइट और ब्लैक, सही होगा? फिर हम लोग जो इंडिया और ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट या मिडिल ईस्ट तक जो आते हैं जो लोग, वो कहेंगे भाई हम ना व्हाइट है ना ब्लैक है, तो हम किस ग्रुप में जाएं? वही हाल इनके साथ हुआ। हैकेल ने कहा कि भाई कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो ना इसमें आते हैं ना इसमें आते हैं। इसी तरीके से जो जापान और मलेशिया और चाइना वाली जो रेस है वो कहेगी भाई हम किस में जाएं, हम व्हाइट में जाएं या ब्लैक में जाएं। तो इस तरीके से हैकेल ने कहा। तो हैकेल ने फिर उसके बाद बेटा थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी तो पहले से ही था, एंड किंगडम एनिमेलिया। ओके स्टूडेंट, तो हैकेल ने कहा कि भाई कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी कैरेक्टरिस्टिक ना प्लांट में मिल रही ना एनिमल में मिल रही है, तो अब हम करें क्या? उसके लिए उन्होंने एक अलग ग्रुप बनाया जिसे उन्हें थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन कहा। और कौन सा ग्रुप उन्हें इंट्रोड्यूस किया? किंगडम प्रोटिस्टा। बेटा इसको टिक कर लो तुम लोग, किंगडम प्रोटिस्टा को टिक करो। मेडिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हैकेल ने कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस किया? तो किंगडम प्रोटिस्टा ने। अच्छा एक बात और सुन लीजिए एकदम ध्यान से, मैं जैसे जैसे लिखता चला जाऊंगा आप लोग उसके नोट्स बनाते चले जाइएगा। एकदम अच्छे तरीके से सुन लीजिए और ईमानदारी से बेटा, जैसे जैसे मैं लिखता जा रहा हूं आप लोग नोट्स बनाते चले जाइए। जरूरी है, क्योंकि हम ये काम नहीं करेंगे कि आपको अलग से पीडीएफ की नोट्स प्रोवाइड कर दे, क्योंकि जब मैं अभी पढ़ा रहा हूं और हैंड टू हैंड साथ साथ में अगर आप लिखते चले जाएंगे तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज्यादा क्लियर होगा। और जब आप इसे याद करने के लिए या फिर से पढ़ने के लिए जब आप बैठेंगे इस टॉपिक को, तो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से आपका टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि जैसे जैसे बेटा हम पढ़ते चले जा रहे हैं, आप मेरे जैसे जैसे हम लिखते चले जा रहे हैं, आप मेरे साथ समझिए भी और लिखिए भी, दोनों काम आपको करता है। चलिए अब थर्ड पे चलते हैं। उसके बाद हुआ एक साइंटिस्ट आए कोपलैंड। COPELAND, कोपलैंड ने कहा कि भाई बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो इन तीनों ग्रुप में नहीं आ पा रहे हैं, तो क्या करें? उन्होंने फिर क्या किया? 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और बेटा इसमें इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? किंगडम मोनेरा। ठीक है, इन्होंने किंगडम मोनेरा इंट्रोड्यूस किया। ठीक है बेटा, इन्होंने किंगडम मोनेरा इंट्रोड्यूस किया। और उसके अलावा जो 3 है जो हैकेल के थे उसे वो तो रहेंगे ही, यानी किंगडम प्रोटिस्टा, नेक्स्ट है किंगडम प्लांटी एंड लास्ट है बेटा किंगडम एनिमेलिया। ओके, किंगडम एनिमेलिया। तो अब आपसे सवाल पूछा जाएगा, क्वेश्चन होगा कि कोपलैंड ने
जिन्होंने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, उन कोपलैंड साहब ने कौन सा किंगडम इंट्रोड्यूस किया है? तो आप क्वेश्चन को बताएंगे कि कोपलैंड साहब ने किंगडम मोनेरा इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, किंगडम मोनेरा इंट्रोड्यूस किया है। और अब हम लोग आगे चलते हैं। भाई मोनेरा किंगडम दे के कोपलैंड साहब तो ऊपर चले गए, लेकिन हमारे लिए ये क्या हुआ है, सरदर्द हो गया है, क्योंकि हमें मोनेरा यानी बैक्टीरिया के बारे में डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो कोपलैंड साहब को अल्लाह ताला जन्नत दे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अब ये हो गया, अब आगे देखते हैं हम लोग फोर्थ। अब उसके बाद एक दूसरे साहब हैं आर.एच. विटिकर। आर.एच. विटिकर, आर.एच. विटिकर ने फिर वही बात कही जो सब लोग कह रहे हैं। आर.एच. विटिकर ने बेटा वही बात कही। इन्होंने कहा भाई फिर वही बात कही कि बहुत से ग्रुप ऐसे हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में मिल ही नहीं रहे, अब क्या करें? तो इन्होंने क्या किया, एक नया क्लासिफिकेशन दे दिया और उसे हम क्या कहते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसमें उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? उन्होंने बेटा इंट्रोड्यूस किया किंगडम, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया देखो किंगडम मोनेरा तो रहेगा ही, ये तो किंगडम मोनेरा पहले से था, किंगडम प्रोटिस्टा भी था, ओके, मतलब के मतलब किंगडम मैं लिख रहा हूं। और इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, सुन लो अच्छे तरीके से, किंगडम फंजाई। इन्होंने बेटा किंगडम फंजाई इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद किंगडम प्लांटी, और एनिमल तो है ही, किंगडम एनिमेलिया। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई ये जो हजरत हैं आर.एच. विटिकर साहब, इन्होंने कौन सा क्लास किंगडम दिया? तो आप कहेंगे कि इन्होंने फंजाई दिया। ठीक है, इन साहब ने किंगडम फंजाई दिया है और इन्होंने किंगडम फंजाई को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है भाई, अच्छा अब आप देखिए मोनेरा जो होता है, किंगडम मोनेरा मतलब जिसमें बैक्टीरिया होता है, जो आज ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे, वो कैसा होता है बेटा? वो प्रोकैरियोटिक होता है एंड यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, वो प्रोकैरियोटिक होता है एंड यूनिसेलुलर होता है। प्रोटिस्टा क्या होता है? प्रोटिस्टा जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है लेकिन यूनिसेलुलर होता है। आप लोगों को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का मतलब पता होगा, आप लोगों ने 9th क्लास में सेल चैप्टर पढ़ा होगा, फिर भी अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। फंजाई कैसा होता है बेटा? फंजाई आपका किंगडम फंजाई जो है वो यूकैरियोटिक है एंड मल्टी सेलुलर होता है। इसी तरीके से प्लांटी क्या होता है? वो भी यूकैरियोटिक होता है और मल्टी सेलुलर होता है। यूनिसेलुलर मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, जिसमें एक सेल पाए जाए, यानी पूरी की पूरी बॉडी जो कैसी होती है, एक सेल की बनी होती है, वो यूनिसेलुलर होता है। हम लोग क्या है? हम लोग बेटा मल्टी सेलुलर है। हम लोग की बॉडी में कितनी सेल्स होती हैं? लाखों, करोड़ों, अनगिनत, आप काउंट नहीं कर सकते, इतनी सेल्स होती हैं। हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसी तरीके से प्लांट भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, तो किंगडम मोनेरा कैसा हो गया? प्रोकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर होता है। अब देखो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? प्रोकैरियोटिक का मतलब यह होता है कि जिनका न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड नहीं है। वेल डेवलप्ड नहीं है मतलब बहुत ही प्रिमिटिव किस्म का न्यूक्लियस है, उसे हम लोग बेटा प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस कहते हैं। अब समझो तुम लोग, जैसे आपको पता है कि न्यूक्लियस में क्या क्या चीज पाई जाती है, बताइए, पढ़ा होगा बेटा आप लोगों ने, बताइए न्यूक्लियस में क्या क्या चीज पाई जाती है? सबसे बाहर की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। देखो तुम लोग समझो बेटा, कंसेप्ट समझो। सबसे बाहर की तरफ क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। ये न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन होती है सबसे बाहर की तरफ, ठीक है। अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग न्यूक्लियोलस कहते हैं। फिर ये क्रोमेटिन रेटिकुलम होता है, ठीक है, क्रोमेटिन रेटिकुलम होता है। और ये जो खाली वाला पोर्शन दिख रहा है इसे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है बेटा, इसे न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म कहते हैं। तो जो मैं क्या कह रहा हूं, जो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, जब मैंने आपसे कहा कि वो वेल डेवलप नहीं होती हैं, यानी बहुत ही प्रिमिटिव किस्म की होती हैं, इसका मतलब ये कि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, ये सारी चीजें एब्सेंट होती हैं। और यूकैरियोट्स क्या होते हैं, जो बेटा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होते हैं, जिनमें इसके अलावा भी और भी डिफरेंस होता है, वो हम लोग जब सेल चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पे पूरा डिटेल में इसको यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के काफी डिफरेंस, 10, 12, 15 डिफरेंस हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल यहां समझने के लिए बस मैं आपको बता रहा हूं। यूकैरियोटिक मतलब होता है जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाए जाए, ठीक है, जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस हो। अब वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस का मतलब जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी हो, क्रोमेटिन रेटिकुलम भी हो, न्यूक्लियोलस भी हो और न्यूक्लियोप्लाज्म भी हो, ठीक है बेटा। अच्छा, अब उसके बाद देखिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब उसके बाद एक साइंटिस्ट हैं, लेकिन एक बात बता दूं, यही सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, मैक्सिमम जो किताबों में जो पढ़ाया जाता है ना, सिलेबस के तौर पर या आगे भी ग्रेजुएशन में भी, वो यही 5 किंगडम ही क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाता है। लेकिन एक साइंटिस्ट दूसरे थे, उनसे भी रहा नहीं गया, वो है कार्ल बॉयसे, ठीक है बेटा। उन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया। इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया। इन्होंने क्या किया, किंगडम मोनेरा को ब्रेक कर दिया 2 ग्रुप में, किंगडम यूबैक्टीरिया विच इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। बेटा ये सब लिखते चलिए, सब काम की चीज बता रहा हूं, ये सब क्वेश्चन है। किंगडम यूबैक्टीरिया, और दूसरा इन्होंने कहा किंगडम आर्कीबैक्टीरिया। बोलो भाई, तो कार्ल बॉयसे साहब ने किसको ब्रेक डाउन किया, किंगडम मोनेरा को ब्रेक डाउन किया, और क्या इंट्रोड्यूस किया, किंगडम यूबैक्टीरिया एंड किंगडम आर्कीबैक्टीरिया। उसके अलावा और क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। और मैंने आपको जैसे बताया, अभी मैं टॉपिक में भी हम पढ़ाएंगे कि बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। यूबैक्टीरिया इसे हम लोग ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया असल में ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, यहां मैं लिख दे रहा हूं, प्रिमिटिव बैक्टीरिया। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, अब ये जो 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन दिया आर.एच. व्हिटकर ने, उसके कुछ बेस थे, है ना, मैं यहां पे बता दे रहा हूं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन is based on कुछ फैक्ट्स, कुछ बेस पे, कुछ बुनियाद पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटकर ने दिया था। उसमें सबसे पहला क्या देखा उन्होंने, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, प्रोटिस्टा है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ठीक है। एक तो उन्होंने बेस रखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल है,
वेजिटेटिव है, किस तरीके से रिप्रोडक्शन है ये। नेक्स्ट है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनी का मतलब क्या होता है? लफ्ज फाइलोजेनी का मतलब होता है एवोल्यूशनरी, यानी एवोल्यूशन के लिहाज से एवोल्यूशन क्या होता है? कुछ ऑर्गेनिज्म पहले आए, उनसे डेवलप होते 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 हम बन गए, यही तो एवोल्यूशन है, यही तो फाइलोजेनी इसे कहते हैं। तो फाइलोजेनी भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, यानी एवोल्यूशन एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में बनाते हैं। नेक्स्ट है बेटा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। सेल की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है? मतलब क्या वो सेल प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है? वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है? और नेक्स्ट है बेटा थैलस ऑर्गेनाइजेशन। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज थैलस? थैलस क्या होता है? नाम सुना इससे पहले? इससे पहले कभी थैलस जैसे वर्ड आपके कान में पड़े हैं? थैलस, थैलस क्या होता है? देखो बेटा, थैलस का मतलब ये होता है कि बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है। यानी अगर मैं ये पूछूं आपसे कि ये बताइए, ये मेरा रुमाल है, ठीक है, ये जो है ये मैं कहूं कि ये प्लांट बॉडी है, ये जो है ये प्लांट बॉडी है, तुम कहो कैसी बात कह रहे हैं आप, ये प्लांट बॉडी कहां है? मैं कहूं नहीं ये प्लांट बॉडी है, तुम कहो भाई प्लांट बॉडी होती तो ना इसमें रूट दिख रहा है, ना स्टेम दिख रही है, ना लीफ दिख रही है, तो ये कैसे प्लांट बॉडी हो गई? मैंने कहा ये प्लांट बॉडी है, लेकिन ये क्या है? ये थैलस है। थैलस का मतलब यही होता है जिसमें बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है, इस तरीके की बॉडी नहीं होती है। वो होता प्लांट है लेकिन वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं बेटा। बात समझ में आए? जैसे तुम उसके एक केस में देखो, तुम अगर एल्गी के केस में देखो, तुम वो जो काई जिसे होती है, जो बरसात के मौसम में लग जाती है, काई जिसे कहते हैं ना हम लोग, बीजिए है, स्पाइरोगायरा है, आप अगर स्पाइरोगायरा जो काई लग जाती है उसे आप देखेंगे, आप कह सकते हैं कि वो प्लांट है। वो तुम मिट्टी पे भी देखोगे और पानी के ऊपर सरफेस पे भी वो पूरा डेवलप हो जाती है। बरसात के मौसम में देखिए आप लोग, वो डेवलप हो जाती है सरफेस पे, उसे वाटर ब्लूम्स कहते हैं। वो मैट लाइक कवरिंग होती है, उसे वाटर ब्लूम्स कहते हैं। तो वही मैं पूछ रहा हूं कि क्या आप उसको देख के कह सकते हैं कि वो प्लांट है? क्या उसकी बॉडी डिफरेंशिएटेड है? तो आप कहेंगे नहीं भाई उसकी डिफरेंशिएटेड तो नहीं है। तो उस तरह की बॉडी को हम लोग थैलस कहते हैं, ठीक है, थैलस ऑर्गेनाइजेशन। सो ये 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ये 5 जिनके बेसिस पे आर.एच. व्हिटेकर ने अपना क्लासिफिकेशन दिया है। आगे चलें, यहां तक लिख लिया? चल, अब नेक्स्ट है बेटा, अब कुछ कैरेक्टर्स है जिसके बेसिस पे जो प्लांट जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था ना, उसमें जरा देख लो तुम लोग। ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, जो चार्ट बनवा रहा हूं, ये पूछा जाता है तुम्हारे यहां कॉम्पिटिशन में भी। ठीक है बेटा, अच्छा, तो ये कैरेक्टर्स है कुछ, और मैं इन कैरेक्टर्स, ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये जो 5 किंगडम में किस तरीके से पाए जाते हैं, मैं जरा उसे बता रहा हूं। ये है मोनेरा
किंगडम मोनेरा, दिस इज प्रोटिस्टा, उसके बाद बेटा फंजाई, ठीक है, फंजाई है, लास्ट में प्लांटी है, और सबसे लास्ट में है एनिमेलिया, ठीक है, एनिमेलिया। एनिमेलिया, ठीक है। अब सेल टाइप कैसा होता है, ये सेल टाइप मैं पहले ही शुरू में बता चुका हूं कि ये कैसी होती है बेटा, ये प्रोकैरियोटिक है, उसके अलावा सारे कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। मेरी राइटिंग समझ में आ रही है आप लोगों को? मेरी राइटिंग समझ में आ रही है? समझ में आने लगेगी, एक दो लेक्चर के बाद आपको समझ में काफी सही से आने लगेगी, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। चलिए, ठीक है, ये यूकैरियोटिक। अच्छा, मैंने आपसे क्या शुरू में बता दिया था, मोनेरा को छोड़ के सब लोग यूकैरियोटिक होते हैं। अब नेक्स्ट है सेल वॉल कैसे होते हैं। सेल वॉल, तो सेल वॉल बेटा इसमें कैसी होती है, नॉन सेलुलोजिक होती है, यानी सेलुलोज की नहीं बनी होती है, नॉन सेलुलोजिक होती है। और सेलुलोजिक सेल वॉल जो है कुछ में प्रेजेंट इन सम, यानी प्रोटिस्टा ग्रुप ऐसा है जिनमें कुछ, प्रोटिस्टा में कुछ ग्रुप ऐसे हैं जिनमें सेल वॉल है, कुछ ग्रुप में सेलुलोजिक है, इस तरीके से पाई जाती है। फंजाई, फंजाई में नॉन सेलुलोजिक होती है, यानी नॉन सेलुलोजिक होती है। सेलुलोज की बात हो रही है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा, सेलुलोज एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। आगे हम लोग जब सेल वाली यूनिट में पहुंचेंगे तो वहां पर हमें डिटेल में बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ना है, वहां पर हम लोग सेलुलोज के बारे में और ज्यादा जानेंगे। और ये कैसी होती है, नॉन सेलुलोजिक होती है, और बनी होती है बेटा काइटिन की। काइटिन भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, पॉलीसैकेराइड होता है। प्लांटी कैसी होती है, प्लांटी सिर्फ ऐसी होती है जो सेलुलोजिक होती है, और आपको पता है एनिमल में तो सेल वॉल जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्योंकि यहां प्रोकैरियोटिक है, लिहाजा कैसा होगा, एब्सेंट है ना, ये एब्सेंट होता है। लेकिन और जगहों पे कैसा है, प्रेजेंट होता है, क्योंकि और लोग क्या होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखिए, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है ना, सेलुलर होता है। प्रोटिस्टा भी सेलुलर है, और ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं भाई, प्रोटिस्टा और ये दोनों कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर है। सेलुलर मतलब यही होता है कि जो एक सेल का बना हो। फंजाई में आप आ जाइए, तो फंजाई में दो तरह का ग्रुप पाया जाता है, मल्टी सेलुलर भी होता है एंड लूज टिश्यू भी होते हैं, लूज टिश्यू भी होते हैं। ठीक है, आप प्लांटी में आ जाइए तो वहां पर टिश्यू भी पाया जाता है और ऑर्गन भी पाया जाता है। ठीक है, ऑर्गन भी पाया जाता है। हम एनिमल किंगडम में आ जाए तो वहां पर ऑर्गन भी होता है, ऑर्गन सिस्टम भी होता है, और उससे पहले टिश्यू भी होता है। यानी वहां पर तीन तरह के ग्रुप पाए जाते हैं, टिश्यू भी होता है, ऑर्गन भी होता है और ऑर्गन सिस्टम भी होता है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब आ जाइए न्यूट्रिशन पे। न्यूट्रिशन मतलब उनका खान पान कैसा है, कैसा है, मतलब ये नहीं पूछ रहा है कि वो बिरयानी खाते हैं या कोरमा खाते हैं या सब्जी खाते हैं या वेज है या नॉन वेज है, वो ये नहीं पूछ रहा है। ठीक है, उनको मीठा ज्यादा पसंद है, वो रसगुल्ला ज्यादा खाते हैं, वो ये थोड़ी ना कह रहा है, बल्कि वो कह रहा है कि किस तरीके से अपना फूड का फॉर्मेशन वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें दो तरीके होते हैं न्यूट्रिशन में।
दो तरीके से होता है। एक तो होता है बेटा इसमें ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया तो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाता है, उसे ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। अब ये ऑटोट्रॉफ भी ये दो तरह के हो सकते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया में। एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफ, ठीक है बेटा, फोटो ऑटोट्रॉफ, और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफ, ठीक है बेटा। फोटो ऑटोट्रॉफ होता है और कीमो ऑटोट्रॉफ होता है। दूसरा देखते हैं हम लोग। एक तरीका इनकी क्या ऑटोट्रॉफिक का होता है और दूसरा इनकी क्या हेट्रोट्रॉफिक का होता है, ठीक है बेटा, हेट्रोट्रॉफिक होता है। अच्छा, हेट्रोट्रॉफिक मतलब क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो अपना खाना खुद नहीं बनाता है और वो दूसरों पे डिपेंड होता है। तो अच्छा, हम लोग क्या हुए, हम लोग ऑटोट्रॉफिक है या फोटोट्रॉफिक है? अरे ऑटोट्रॉफिक है या हेट्रोट्रॉफिक है? ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ऑटोट्रॉफिक कहां से हो जाएंगे? तो मतलब इसलिए ऑटोट्रॉफिक है कि हम लोग खाना अपना खुद बनाते हैं। अरे लेकिन हम तो डिपेंड होते हैं ना, हम प्लांट पे डिपेंड होते हैं सब्जियों फलों के लिए, एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं एग के लिए, मिल्क के लिए और मीट के लिए। तो हम लोग बेटा ऑटोट्रॉफिक नहीं होते हैं। जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना और कुछ बैक्टीरिया, वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या हैं, मतलब हमसे मतलब इंसान, वो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। अब हेट्रोट्रॉफिक बेटा दो तरीके से हो सकता है। हेट्रोट्रॉफिक एक तो पैरासिटिक हो सकता है ना, पैरासिटिक हो सकता है, और एक मैं इधर लिख दे रहा हूं ऐसे ऐसे। एक क्या हो सकता है, सैप्रो, सॉरी मैं इसको यहां लिख दे रहा हूं, आप समझ लीजिए बेटा, क्योंकि थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत आ रही, सॉरी। ठीक है, देखो थोड़ा सा स्पेस की दिक्कत हो रही है, मैं इधर लिख दे रहा हूं। आप लोग नोट्स बनाते वक्त जरा इस बात का ध्यान रखिएगा। हेट्रोट्रॉफिक दो तरह का होता है, एक पैरासिटिक है और एक सैप्रोफाइटिक होता है। देखो बेटा, पैरासाइट जो दूसरों की बॉडी से फूड लेता है वो पैरासाइट होता है, ठीक है। अभी एक एक पॉइंट्स को आगे लिखवाता भी चलूंगा, है ना। नोट्स सारे बेटा मैं आपको हैंड टू हैंड नोट्स बनाता चलेंगे हम लोग। तो पैरासिटिक मतलब जो दूसरे की बॉडी पे, किसी होस्ट की बॉडी पे रहता है, वहां से फूड लेता है, पैरासाइट। सैप्रोफाइट क्या होता है, जो डेड एंड डिकेइंग चीजों पे डिपेंड होता है, यानी जो सड़ी गली चीजों से अपना फूड लेता है, वो क्या होता है, वो सैप्रोफाइट होता है, ठीक है। अच्छा, अब प्रोटिस्टा में देखते हैं। प्रोटिस्टा किस तरीके से होता है? प्रोटिस्टा बेटा ऑटोट्रॉफिक होता है, ऑटोट्रॉफ होता है ना, ऑटोट्रॉफ होता है, ठीक है, ऑटोट्रॉफ होता है। और ऑटोट्रॉफ में भी एक ऐसा होता है, फोटो ऑटोट्रॉफ होता है, ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफ होता है। और इसके अलावा ये हेट्रोट्रॉफिक भी होता है, ठीक है बेटा। चले आगे। अच्छा, फंजाई पे आ जाइए। फंजाई जो है टोटल हेट्रोट्रॉफिक होती है। फंजाई जो है वो टोटल हेट्रोट्रॉफिक है, मतलब वो दूसरे पे डिपेंड होती है अपने फूड के लिए। फंजाई जो है वो कुछ भी मेहनत नहीं करना चाहती है, एकदम नहीं, वो कोई काम नहीं करना चाहती, वो सोचती है बस कहीं से फूड मिल जाए, अपनी जिंदगी चलती रहे, वो हेट्रोट्रॉफिक, वो फंजाई होती है। अच्छा, अब बेटा फंजाई में भी दो तरीके होते हैं फूड के। एक होता है जो कॉमन है, वो सैप्रोफाइटिक होता है,
फंजाई में जो कॉमन मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जो अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए कि बस डायरेक्ट क्वेश्चन ही कि फंजाई में कौन सा न्यूट्रिशन होता है, तो सैप्रोफाइटिक होता है। और उसके अलावा इनके क्या पैरासिटिक भी होता है, पैरासिटिक भी होता है। ठीक है बेटा, चले आगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम चलते हैं प्लांटी में। प्लांटी में जाहिर सी बात आपको पता है कि प्लांट जो है, हम मेनली ग्रीन प्लांट्स की बात कर रहे हैं। कुछ एक्सेप्शनल, तो जब हम किंगडम प्लांटी की बात करेंगे तो कुछ एक्सेप्शनल चीजें वहां पर आएंगी, तो वहां डिस्कस कर लेंगे। तो अभी प्लांट कैसा होता है, मैक्सिमम ऑटोट्रॉफिक होता है ना, ऑटोट्रॉफिक होता है। और ऑटोट्रॉफिक में भी कैसा होता है, फोटो ऑटोट्रॉफ होता है। ठीक है। अच्छा, एनिमल, आपको पता है कि एनिमल जो है वो ऑटोट्रॉफ नहीं होते, किसी पर डिपेंड होते हैं। यानी एनिमल भी पूरा कैसा होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक होता है। अब ये हेटेरोट्रॉफिक भी दो तरह का होता है, होलोजोइक, जैसे ह्यूमन, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, ह्यूमन होलोजोइक होता है। और दूसरा क्या है इसका, सैप्रोफाइटिक। ओके स्टूडेंट, तो डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया, वो 5 कैरेक्टर्स को हमने डिस्कस किया जिसके बेसिस पे ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया गया है। तो हमने उसे बहुत डिटेल में डिस्कस किया। इससे बेटा अच्छे तरीके से पढ़िएगा, कई बार मेडिकल में ये चार्ट बना के और इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हमारा ये अभी तक जो हमने बेटा अभी पढ़ा है, ये एक तरह से समझिए पार्ट ऑफ क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी कह सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और अपने मेन टॉपिक्स यानी किंगडम मोनेरा पे आते हैं। देखिए, आप इधर देखिए, कितने किंगडम थे, 5 थे ना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। तो सबसे पहले बेटा, सबसे पहले हम लोग मोनेरा ही स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे ना 11th क्लास की जो पहली यूनिट है, जो पहली यूनिट में 4 चैप्टर हैं, उनमें उन चारों चैप्टर में यही हमें पढ़ना है डिटेल में, मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। इस चैप्टर में हमें इन 3 के बारे में पढ़ना है, इन 3। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ना है, इसके बारे में। और जो 4th चैप्टर है उसमें हमें एनिमलिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। बैक्टीरिया कैसा होता है, मोनेरा स्टार्ट करते हैं। मोनेरा, और मोनेरा मतलब इट इंक्लूड बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, बीजीए, एक्टिनोमाइसिटीज, रिकेट्सिया। ये सारे ग्रुप्स जो हैं, ये सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं, ये मोनेरा में इंक्लूड किए जाते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। मैंने आपसे क्या होता है कि बैक्टीरिया कैसा होता है बेटा, कॉस्मोपॉलिटन होता है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब क्या होता है, जो वर्ल्ड वाइड हो, जो वर्ल्ड वाइड हो, मतलब जो हर जगह पाया जाए। हर जगह पाया जाता है बैक्टीरिया, आसमान में, जमीन में, पानी में, पहाड़ में, पत्थरों में, हर जगह ये पाया जाता है। ठीक है, ये कॉस्मोपॉलिटन होता है। एक्सेप्शनली, लेकिन कुछ 3-4 जगह ऐसी होती हैं जहां पर बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। पहला है रेन वाटर, दूसरा है हाई एल्टीट्यूड पे। हाई एल्टीट्यूड पे भी बेटा बैक्टीरिया एब्सेंट होता है, हाई एल्टीट्यूड पे। थर्ड क्या है, थर्ड है बेटा इसमें नियर वोल्केनिक एरप्शन, नियर वोल्केनिक इरप्शन, जहां पर वो जो वोल्केनो का जो मुंह होता है, फेस जो उसका जो माउथ होता है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से बैक्टीरिया वहां पे सरवाइव नहीं कर पाता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। लेकिन कुछ बैक्टीरिया बेटा अभी ऐसे डिस्कवर हुए हैं जो 300 डिग्री तक भी सरवाइव कर सकते हैं। उसमें एक एग्जांपल है सल्फोलोबस, लेकिन वो एक्सेप्शनल है। और लास्ट, इन डीप स्ट्रेटा ऑफ अर्थ क्रस्ट। ठीक है, इन डीप स्ट्रेटा ऑफ अर्थ क्रस्ट में भी
डीप स्ट्रेटा ऑफ अर्थ क्रस्ट में बेटा, सॉरी डीप, ये 4 जगहें ऐसी हैं जहां पर बैक्टीरिया जो है वो एब्सेंट होता है। इसके अलावा बैक्टीरिया जो है हर जगह पाया जाता है। अच्छा, अब बैक्टीरिया को हम लोग देखिए, जब मोनेरा की हम बात करेंगे इसमें, यानी जब हम बैक्टीरिया की बात करेंगे, इसमें 2 तरह के बैक्टीरिया आएंगे, यू बैक्टीरिया होगा और एक तुम्हारा आर्की बैक्टीरिया होगा। ठीक है, आर्की बैक्टीरिया। अभी मैंने बताया है आपको, ये ट्रू बैक्टीरिया है। ठीक है, ये ट्रू बैक्टीरिया है। तो अब अभी जो हम बात कर रहे हैं, जो बैक्टीरिया जो आपके फायदे के लिए इस्तेमाल होते हैं, या जो बैक्टीरिया जैसे दही में होते हैं, कर्ड में, एंटीबायोटिक्स के फॉर्मेशन में, ये सारे बैक्टीरिया कैसे होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ये सारे कैसे होते हैं बेटा, ये सारे यू बैक्टीरिया होते हैं। तो जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो असल में यू बैक्टीरिया से रिलेटेड है। तो बैक्टीरिया को हम 2 ग्रुप में कैटेगराइज कर सकते हैं उसके वायरुलेंसी के बेसिस पे। एक है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया और दूसरा है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अच्छा, ये बताओ, क्या सारे बैक्टीरिया नुकसानदेह होते हैं या सारे बैक्टीरिया फायदेमंद होते हैं या न्यूट्रल होता? असल में बैक्टीरिया बेटा ह्यूमंस के लिए, चाहे प्लांट्स के लिए, चाहे एनिमल्स के लिए, फायदेमंद भी होते हैं और नुकसानदेह भी होते हैं। दोनों तरह के बैक्टीरिया इस धरती पर पाए जाते हैं। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया असल में क्या होता है, एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, है ना, क्रिश्चियन ग्राम ने बेटा बैक्टीरिया में स्टेन किया था, बैक्टीरिया को स्टेन किया था, स्टेनिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं, बैक्टीरियल स्टेनिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उन्होंने बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में कैटेगराइज किया था, एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, इनकी लिपिड में इनकी बॉडी में सेल वॉल का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड। ओके, हाई कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड, लिपिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया। इनके बैक्टीरिया में क्या होता है, इनकी बॉडी में या सेल वॉल में कंसंट्रेशन बैक्टीरिया का बहुत कम होता है, इनमें कम होता है, इनमें ज्यादा होता है। अच्छा, इसी कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड की वजह से जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक मतलब वो बैक्टीरिया जो बीमारी कॉज करते हैं, जो नुकसानदेह होते हैं। ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं, पैथोजेनिक इन नेचर होते हैं, मतलब डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं। और ये कैसे होते हैं, नॉन पैथोजेनिक इन नेचर। ठीक है बेटा, इसे लिख लीजिएगा, इतना डिफरेंस जरूर याद रखिएगा, इतने डिफरेंस में आपके क्वेश्चन पूछा जाता है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया डिफरेंट शेप्स के होते हैं, जैसे रॉड शेप है, कॉमा है, स्फेरिकल है और स्पाइरल शेप। ये 4 शेप के बैक्टीरिया होते हैं। रॉड शेप बैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज बैसिलस बैक्टीरिया, Comma shaped is also known as Vibrio, VIBRIO, Vibrio bacteria. Spherical shape is also known as Coccus and spiral is also known as Spirillum bacteria. ये जरूर याद रखिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ये मैच द कॉलम करके क्वेश्चन आएगा, ये ऐसे रहेगा, इसके सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर देगा, कहेगा सही करेक्ट बताइए, करेक्ट मैच बताइए।
तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा, भूलता बहुत ज्यादा है ये, इसलिए मैं और आपसे कह रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो देखिए, बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट होता है ना। बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, और मोस्ट कॉमन जो रिप्रोडक्शन है वहां पर वो बाइनरी फिजन के जरिए से होता है। सो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यहां पर यानी बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट and the common mode of reproduction is binary fission। ओके स्टूडेंट्स, सबसे कॉमन जो तरीका होता है रिप्रोडक्शन का वो क्या है? बाइनरी फिजन होता है, यानी एक बैक्टीरिया जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होके वो दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म हो जाता है। तो सबसे कॉमन जो रिप्रोडक्शन का तरीका होता है वो बाइनरी फिजन के जरिए से होता है। बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन, ओके स्टूडेंट्स। अनफेवरेबल कंडीशन में वहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया था, और उसमें दो तरह का अनफेवरेबल कंडीशन समझते हो बैक्टीरिया के लिए। समझो, बैक्टीरिया में मान लो बैक्टीरिया के खाना कम पड़ जाए, यानी न्यूट्रिएंट कम पड़ जाए या ना हो, तो ये उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होगा। टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए या बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो ये उसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है? तो यहां पर दो तरीके से हो सकता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंडोस्पोर के जरिए से, और एक होता है क्या? सिस्ट के जरिए से, ठीक है। ये दो तरह के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है बैक्टीरिया में, जिसके जरिए से वो अपने अनफेवरेबल कंडीशन में वो अपने आप को बचाता है। देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, ये इंडोस्पोर एसिस में बता रहा हूं, ये बैक्टीरिया है। अब बैक्टीरिया में जब अनफेवरेबल कंडीशन आया तो इसने क्या किया, अपने ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सी कवरिंग कर ली, ठीक है, ये सिस्ट स्ट्रॉन्ग सी कवरिंग कर लिया। अब जब ये अनफेवरेबल कंडीशन चला जाएगा तो क्या करेगा? ये जो कवरिंग है वो उसे ब्रेक कर देगा, और ये बैक्टीरिया फिर से रिप्रोडक्शन कर लेगा, ठीक है। तो बहुत से लोग इसीलिए कहते हैं कि भाई देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बैक्टीरिया में होता है वो रिप्रोडक्शन नहीं है ना, वो रिप्रोडक्शन नहीं है, बल्कि ये एक तरीका है जिसके जरिए से वो अनफेवरेबल कंडीशन को पास करता है। ऐसे समझो, जैसे अभी जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी का मौसम आएगा इंडिया में, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग, क्योंकि ठंड का मौसम आ जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक मोटे कपड़े की एक कवरिंग करते हैं, स्वेटर, जैकेट, शॉल या इस तरह की दूसरी चीजों के फॉर्म में हम अपनी बॉडी को कवर करते हैं, क्योंकि हमारे लिए क्या होता है, वो एक अनफेवरेबल कंडीशन है, जैसे बैक्टीरिया के लिए। इसलिए बैक्टीरिया ने भी कवर कर लिया, क्योंकि हम नहीं कवर करेंगे तो ठंड की वजह से हमारी डेथ हो सकती है। तो उसी तरीके से बैक्टीरिया ने किया, उसी तरीके से हम भी करते हैं। लेकिन जब फरवरी या मार्च का मौसम आएगा तो क्या होगा, हम अपने उस गर्म कपड़े को अपनी बॉडी से हटा लेते हैं। तो ऐसा तो होता नहीं कि जब फरवरी में हम या मार्च में पहुंचते हैं तो हमारी बॉडी से एक बॉडी से दो बॉडी बन जाती है, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ऐसा होता है? ऐसा तो नहीं होता ना। तो ऐसे ही यहां पर बैक्टीरिया में भी नहीं होगा। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है, वो सब रिसर्च की चीज है, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो एक चीज मैं यहां पे फिर से बोल दे रहा हूं, अभी मैंने शुरुआत में बोली थी कि बेटा बैक्टीरिया में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन है। बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है उस पर डिस्कशन है। लेकिन आपके यहां 11th क्लास में
सेल चैप्टर में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का डिस्कशन है, यानी बैक्टीरिया के डिस्कशन, स्ट्रक्चरल डिस्कशन जो है वो कहां पे दिया है, सेल में दिया है। इसीलिए जब हम लोग सेल पढ़ेंगे तो इसके स्ट्रक्चर का डिस्कशन करेंगे, और यहां पर इसीलिए मैं नहीं कर रहा हूं, मैं क्लियर कर दे रहा हूं आपको, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया किस तरीके से न्यूट्रिशन उसका कैसा होता है। तो बैक्टीरिया की, जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया, मोनेरा में दोनों तरह का न्यूट्रिशन होगा बेटा, उसमें दोनों तरह का न्यूट्रिशन पाया जाएगा। हेट्रोट्रॉफिक भी होगा और ऑटोट्रॉफिक भी होगा। हेट्रो मतलब होता है अदर, देखो अगर ऐसे टर्म से मतलब निकाले, हेट्रो मतलब होता है अदर, ट्रॉफिक मतलब होता है फीडर, यानी अगर वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड ले रहा है या दूसरी चीजों पे डिपेंड है तो वो हेट्रोट्रॉफिक हुआ। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, यानी अपना खाना वो खुद बनाता है। अब देखो ये जो बैक्टीरिया जो हैं, जो हेट्रोट्रॉफिक टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ये सबसे मोस्ट अबंडेंट, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, वो बेटा आपके हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, एक पॉइंट। दूसरा, और ये जो है, ये जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, ह्यूमन के बहुत से ऐसे काम होते हैं जिसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। जैसे एक दो एग्जांपल मैंने यहां लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही बनाना, या एंटीबायोटिक्स का फॉर्मेशन, या नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये हम लोग आगे सब पढ़ते रहेंगे टॉपिक में। नाइट्रोजन फिक्सेशन बेटा आपके प्लांट फिजियोलॉजी चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जहां नाइट्रोजन साइकिल है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये सारे टॉपिक्स कौन कर, ये सारे जो फंक्शंस है वो कौन इन्वॉल्व होता है उसमें, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया है ये पैरासिटिक भी हो सकता है, सैप्रोफाइटिक भी हो सकता है, ठीक है बेटा। ये पैरासिटिक भी हो सकता है, सैप्रोफाइटिक भी हो सकता है, और सिम्बायोटिक भी हो सकता है। जो ये जो हेट्रोट्रॉफिक है, ये पैरासिटिक भी हो सकता है। पैरासिटिक जैसे विब्रियो कॉलराई, जिससे कॉलरा डिजीज होती है, पैरासिटिक बैक्टीरिया है। या सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी हो सकता है। आपको पता है सिम्बायोसिस क्या होती है? सिम्बायोसिस बेटा मतलब ऐसी रिलेशनशिप जिसमें दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। दो लोग और दोनों एक दूसरे को अगर फायदा पहुंचा रहे हैं, कोई एक दूसरे को हार्म नहीं कर रहा है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो वो क्या होगा सॉरी, वो क्या होगा? सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। जैसे बहुत मशहूर एग्जांपल है नाइट्रोजन फिक्सेशन केस में, राइजोबियम बैक्टीरिया, बहुत बढ़िया एग्जांपल है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। इसी तरीके से तीसरा एग्जांपल क्या है, तीसरी न्यूट्रिशन क्या है उसमें, सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक होता है। अभी बेटा मैंने आपको फंजाई केस बता दिया। सैप्रोफाइटिक क्या होता है? वो जो फीड करता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे, जो सड़ी गली चीजों पे खाना खाता है, जो अपना न्यूट्रिएंट डेड एंड डिकेइंग चीज पे निर्भर होता है, वो क्या है बेटा? आपका सैप्रोफाइटिक होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग आते हैं ऑटोट्रॉफिक पे। ऑटोट्रॉफिक मतलब जो अपना खाना खुद बनाता है, दो तरह का होता है, फोटो ऑटोट्रॉफ और कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो ऑटोट्रॉफ मतलब होता है खाना बनाने के लिए उसे एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी उसे कहां से मिलती है? सन से। जैसे हमारे ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो भी अपना खाना खुद बनाते हैं और वहां एनर्जी कहां से लेते हैं? सन से लेते हैं, तो वो फोटो ऑटोट्रॉफ। कीमो ऑटोट्रॉफ का मामला ये नहीं होता है। वो कैसे होते हैं? उनको एनर्जी वो क्योंकि सनलाइट नहीं लेते, वो खाना तो खुद बनाते हैं, लेकिन उस काम के लिए, भाई कोई भी काम के लिए एनर्जी तो चाहिए ना यार, कोई भी काम के लिए एनर्जी चाहिए। तो अब इस काम के लिए जो उनको एनर्जी चाहिए होती है ना, वो कहां से लेते हैं? वो क्या करते हैं? केमिकल्स का ब्रेकडाउन करते हैं, और उस ब्रेकडाउन से जो एनर्जी मिलती है उससे वो अपना फूड बनाते हैं। देखो मैंने लिखा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पहला पॉइंट है इसे टिक कर लो, कम से कम 50 बार टिक करो, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो धरती पे सबसे पहले जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आया, वो कैसा था? उसका न्यूट्रिशन कैसा था? वो कीमो ऑटोट्रॉफ था। तो ये क्या करते हैं? ये चीजों का ब्रेकडाउन करके उससे जो एनर्जी मिलती है उससे बेटा वो अपनी जिंदगी और जीवनी चलाते हैं। आगे देखिए,
अब थोड़ा सा हम लोग कीमो ऑटोट्रॉफ पे और डिस्कशन करेंगे, है ना। कीमो ऑटोट्रॉफ मतलब मैंने बताया जो दूसरे पे डिपेंड होता है। अब नहीं सॉरी, कीमो ऑटोट्रॉफ मतलब जो खाना खुद तो बनाएगा लेकिन एनर्जी कहां से लेगा, किसी ऑक्सीडेशन करके उससे जो एनर्जी मिलेगी उससे क्या करेगा बेटा, अपना खाना बनाएगा। जैसे देखो अब ये दो तरह के होते हैं, वही मैंने इसमें पॉइंट लिख रखा है। वो क्या करते हैं, दे यूज केमिकल एनर्जी इंस्टेड ऑफ लाइट एनर्जी। मतलब वो लाइट तो एब्जॉर्ब करते ही नहीं है कीमो ऑटोट्रॉफ्स, वो तो लाइट कौन एब्जॉर्ब करता है, अभी बताया हूं, अभी जस्ट इससे पहले फोटो ऑटोट्रॉफ्स करते हैं। तो ये कीमो केमिकल एनर्जी को क्या करते हैं, ये बेटा केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ लाइट एनर्जी। एंड केमिकल एनर्जी कहां से मिलती है, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के कंपाउंड्स के ऑक्सीडेशन के बेसिस पे बेटा की वजह से एनर्जी रिलीज होती है। और यही एनर्जी वो इस्तेमाल करते हैं किस चीज में, अपना खाना बनाने में। तो पहला है मतलब कीमो ऑटोट्रॉफ में एक ग्रुप है कीमोलिथोट्रॉफ्स, यानी वो क्या करें, किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करें और उससे जो एनर्जी मिले एंड दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड टू सिंथेसाइज फूड। उससे जो एनर्जी मिलती है बेटा वो इस्तेमाल करते हैं किस चीज में, खाना बनाने में। जैसे ये देखो तुम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल, ये देखो ये क्या है, ये अमोनिया है, ये नाइट्रोजन साइकिल का पार्ट है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का पूरी रिएक्शन है ये। अब ये अमोनिया, ठीक है, अमोनिया बेटा एक बैक्टीरिया है नाइट्रोसोमोनाज, NITRO, थोड़ी राइटिंग में दिक्कत हो सकती है, नाइट्रो। अब क्या करें यार, राइटिंग अब बचपन में जैसी हो गई है अब तो सुधार नहीं सकते ना, ठीक है, तो अब सुधर नहीं सकती है, कोशिश करते हैं साफ साफ लिखने की, लेकिन कहीं अगर थोड़ा सा खराब हो जाए तो आप लोग थोड़ा समझिए, हो जाएगा, तुम लोग 1-2 दिन के अंदर आदी हो जाओगे इस तरह की राइटिंग की। नाइट्रो NITROSOMONAS, नाइट्रो, फिर से लिख दे रहा हूं, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोमोनास। अब देख, अब नाइट्रोसोमोनास ये बैक्टीरिया है असल में, ठीक है बेटा, ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या करता है, अमोनिया को कन्वर्ट करता है किसमें, नाइट्राइट में। अब जब वो अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है बाय दिस बैक्टीरिया, तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ है, एनर्जी रिलीज होगी, और ये एनर्जी फिर किस काम में इस्तेमाल की जाएगी, बोल भाई, फूड के फॉर्मेशन में, ठीक है। अच्छा अब इधर आ जाओ, फिर नाइट्राइट जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा बाय नाइट्रोबैक्टर, NITROBACTER, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया, जिस, और फिर वही चीज होगी, इस रिएक्शन में भी क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, और ये एनर्जी क्या करती है, फूड की सिंथेसिस करती है। अब ये तो पहला होगा कीमोलिथोट्रॉफ, और दूसरा होता है कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ, यानी किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम ऑक्सीडेशन करें, देखो ऑक्सीडाइजेस ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ में क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडेशन करते हैं और उससे जो एनर्जी मिलती है हम उसे फूड की सिंथेसिस करते हैं। इसका एग्जांपल है मीथेन बैक्टीरिया, या मीथेन बैक्टीरिया का एक एग्जांपल है मिथाइनोसोमोनास, यानी वो बैक्टीरिया जो मीथेन रिलीज करते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं ना, रूमिनेंट एनिमल्स जैसे गाय भैंस, उन्हें रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं। तो रूमिनेंट एनिमल्स जो होते हैं बेटा, उनकी बॉडी में, उनके इंटेस्टाइन में, स्टमक में ये पाया जाता है। रूमिनेंट एनिमल मतलब याद रखना, जैसे गाय है भैंस है, उन्हें रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, क्या क्या कंप्लीट हो गया बेटा, हमारा न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, देखो अभी मैंने आप लोगों को शुरू में, देखिए मैंने आपसे कहा था बेटा कि हम लोग शुरू में क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं, मोनेरा को। एक हमारा है ट्रू बैक्टीरिया यानी
यू बैक्टीरिया, और दूसरा हमारा ग्रुप क्या है? दूसरा हमारा ग्रुप क्या है आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया जो है मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है बेटा, ये आर है, मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया है। मोस्ट प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, एंड दिस बैक्टीरिया is found in harsh condition। हार्श कंडीशन मतलब समझते बेटा? हार्श कंडीशन मतलब हार्श कंडीशन मतलब जैसे कहीं पे मान लो टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो, या उस इलाके में, या अगर पानी की मैं बात करूं तो उसमें सॉल्ट का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो, तो इस तरह की जो चीजें होती है उसे हम लोग हार्श कंडीशन कहते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया है आर्की बैक्टीरिया, जो आपके जो ट्रू बैक्टीरिया है, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, कुछ एग्जाम्पल जो भी दिए थे, वो सारे बेटा हार्श कंडीशन में नहीं पाए जाते, वो नॉर्मल कंडीशन में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है यानी आर्की बैक्टीरिया जो है, ये हार्श कंडीशन पाया था। और ये क्वेश्चन है तुम्हारा, सुन लो भैया, ये तुम्हारे नीट में आया हुआ है ये बात। कब? 2017 में। ठीक है, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वो कौन सा बैक्टीरिया है जो हार्श कंडीशन में पाया जाता है। तो ऑप्शन में ये आपका आर्की बैक्टीरिया। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या होगा इसमें कि इसकी से सेल वॉल होती है मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल, इसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, हैविंग इथर लिंकेज। ये लॉन्ग चेन ऑफ अल्कोहल होती है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आर्की बैक्टीरिया को हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। आर्की बैक्टीरिया को हम लोग 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें पहला है हमारा मिथेनोजेंस, दूसरा है एक्सट्रीम हैलोफिल्स। ठीक है, और तीसरा है आपका थर्मो एसिडोफिल्स। ठीक है बेटा, थर्मो एसिडोफिल्स। सबसे पहले मिथेनोजेंस क्या होते हैं? जो मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो होते हैं, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया जो है वो क्या होते हैं? मिथेनोजेंस है। जैसे एग्जाम्पल है तुम्हारा मिथेनो कोकस है, मिथेनो कोकस है, या मिथेनो बैक्टीरियम है, या मिथेनो बैक्टीरियम है। ठीक है बेटा, मिथेनो बैक्टीरियम है। तो ये हो गया आपका मिथेनोजेंस हो गया। एक्सट्रीम हैलोफिल्स मतलब जो ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहां पर सॉल्टी कंडीशन, हाई सॉल्टी कंडीशन पाई जाती, मतलब मैरीन कंडीशन। फाउंड इन हाई सॉल्टी कंसंट्रेशन कंडीशन। ओके, ओके, फाउंड इन हाई सॉल्टी कंसंट्रेशन। तो ये कहां पाई जाएगा? इसका मतलब मैरीन कंडीशन में। और बेटा इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है आपका
एग्जाम्पल है बेटा इसका हैलोफिल्स का, हैलोकोकस, हैलोकोकस या हैलोबैक्टीरियम, हैलोकोकस या हैलोबैक्टीरियम। ठीक है बेटा। अब लास्ट है आपका थर्मो एसिडोफिल्स, यानी वो बैक्टीरिया जो बहुत हाई टेम्परेचर पे पाए जाते हैं। फाउंड इन हाई टेम्परेचर मींस हॉट सल्फर स्प्रिंग। ठीक है बेटा, हॉट सल्फर स्प्रिंग। ये हॉट सल्फर स्प्रिंग होती है ना, जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वहां पर इस तरह के बैक्टीरिया यानी थर्मो एसिडोफिल्स पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ बीजीए भी ऐसे हैं जो हाई टेम्परेचर पे देखे गए हैं, लगभग 92 डिग्री तक पे भी कुछ ब्लू ग्रीन एल्गा ऐसे हैं जिनको जो हाई टेम्परेचर पर भी जिनको देखा गया है, पाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चीज मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आप, देखो कुछ बीजीए ऐसे होते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पर भी सरवाइव कर जाते हैं बिकॉज ऑफ होमोपोलर बॉन्डिंग। होमोपोलर बॉन्डिंग होती है उनकी प्रोटीन्स में। बेटा ये एक दो बार मेडिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। होमोपोलर बॉन्डिंग्स होती है उनकी प्रोटीन्स में, जिसके बेसिस पे वो हाई टेम्परेचर पर भी सरवाइव कर जाते हैं। तो ये हो गया आपका आर्की बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट है बेटा हमारा ब्लू ग्रीन अल्गी या सियानो बैक्टीरिया। एक बात पहले मैं बताता रहा हूं आपको कि किंगडम मोनेरा हम पढ़ा रहे हैं। किंगडम मोनेरा में हमने क्या पढ़ा? ट्रू बैक्टीरिया एक ग्रुप पढ़ा, एक आर्की बैक्टीरिया पढ़ा, अब एक बीजीए पढ़ रहे हैं, ब्लू ग्रीन अल्गी या साइनो बैक्टीरिया, और उसके बाद माइकोप्लाज्मा। ये चार ग्रुप हम लोग पढ़ेंगे। दो हमने पढ़ लिया है और थर्ड पर हम लोग हैं, ये थर्ड ग्रुप है हमारा। ठीक है, देखो ब्लू ग्रीन अल्गी या साइनोबैक्टीरिया, इसका नाम अल्गी इसलिए रखा गया है कि पहले यानी आज अब पहले क्लासिफिकेशन में इसको हम लोग अल्गी जो डिवीजन है, जो प्लांट किंगडम का पार्ट है, किंगडम प्लांटी का पार्ट है, डिवीजन अल्गी, उसमें रखा जाता था। जब हम अल्गी का क्लासिफिकेशन करते थे तो उसमें एक ग्रुप बनाते थे ब्लू ग्रीन अल्गी का, लेकिन बाद में इसे कैरेक्टर्स के बेसिस पे ये बात समझ में आई कि ये अल्गी का पार्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि ये किसका पार्ट होना चाहिए? मोनेरा का। और अब हम इसे मोनेरा में ही इंक्लूड करते हैं, मोनेरा में ही पढ़ते हैं। तो इसे हम लोग ब्लू ग्रीन अल्गी या साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। ये कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ होता है, फोटोसिंथेसिस भी करता है और ऑटोट्रॉफ होता है, और ऑटोट्रॉफ में भी फोटो ऑटोट्रॉफ होता है। और इसमें बेटा ये बात जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें किस तरह का पिगमेंट पाया जाता है अपनी फोटोसिंथेसिस के लिए। आपको पता है फोटोसिंथेसिस के लिए बैक्टीरिया जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो ग्रीन प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनके पास क्या होता है? पिगमेंट्स होता है। तो इसके पास क्लोरोफिल ए है, फाइकोसियानिन है, कैरोटेनॉइड्स है। इसकी वजह से, इस कैरोटेनॉइड्स की वजह से उसमें येलोइश अपीयरेंस आता है और फाइकोसियानिन की वजह से ब्लूइश अपीयरेंस आता है। लेकिन ये कम से कम आप लोगों को जरूर याद रहे। ज्यादातर ब्लू ग्रीन एल्गी पाया कहां जाता है बेटा? मैक्सिमम ये पाया जाता है एक्वेटिक कंडीशन में, पानी की कंडीशन में, पानी में पाया जाता है। और इसकी वजह से वो क्या बनाता है? वाटर ब्लूम फॉर्म करता है। वाटर ब्लूम क्या होता है? थोड़ी देर पहले मैंने बोला था। वाटर ब्लूम क्या होता है? मैं यहां लिख दे रहा हूं, मैट लाइक स्ट्रक्चर, मैट लाइक structure is formed at the surface of water।
पानी के ऊपर की सरफेस पे, आप पॉन्ड्स में देखिए, लेक्स में देखिए, रिवर्स में आपको दिख जाएगी, समुद्र में तो बहुत कम दिखेगी। आप पाएंगे कि उसके ऊपर की तरफ एक मैट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वाटर ब्लू। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, अब जो बीजीए है वो फिलामेंटस भी हो सकता है। फिलामेंटस का मतलब होता है धागे की तरह, ऐसे फिलामेंट, ऐसा भी हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है। तो फिलामेंटस बीजीए कौन है? फिलामेंटस बीजीए स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना की एक खास बात यह है जो आप लोग जरूर याद रखिए, जिसको आप लोग मेडिकल के क्वेश्चन में आएगा, ये बेटा, ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोटीन जो पाई जाती है वो इसी स्पाइरुलिना में पाई जाती है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। नेक्स्ट, कोलोनियल बीजीए। कोलोनियल मतलब बीजीए जो है वो साथ साथ, जैसे ऐसे ऐसे, ये कॉलोनियल कहलाता है। भाई जिस तरीके से हम लोग कॉलोनी में रहते हैं, मोहल्ले में नहीं रहते हैं, अगल बगल सब लोग हैं, उसी तरीके से ये भी कॉलोनी के फॉर्म में रहते हैं। वो कौन है? कॉलोनियल बीजीए में कौन कौन सा है? एनाबियना है एंड माइक्रोसिस्टिस है। ओके बेटा, माइक्रोसिस्टिस है। नेक्स्ट, कुछ फिलामेंटस, मतलब इस तरीके से कुछ फिलामेंटस ऐसे बीजीए होते हैं, जैसे ऑसिलेटोरिया, ये कैसा है? फिलामेंटस बीजीए है। नॉस्टॉक भी इसमें आएगा। और द फिलामेंट ऑफ बीजीए इज कॉल्ड ट्राइकोम। ये सारे पॉइंट्स बेटा इंपॉर्टेंट है, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीजीए आ जाएगा आपके स्कूल, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, दे वेयर फर्स्ट ऑटोट्रॉफ टू यूज वाटर एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब बैक्टीरिया की जो फोटोसिंथेसिस होती है, देखो फोटोसिंथेसिस पे इस बात को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे, यहां पर मैं सिर्फ ये समझा दे रहा हूं कि बैक्टीरिया जब फोटोसिंथेसिस करती है तो वहां पर वहां पर वो वाटर का ब्रेकडाउन करके ऑक्सीजन रिलीज नहीं करती है। लेकिन जो बीजीए जब फोटोसिंथेसिस करता है, यानी ब्लू ग्रीन अलगा जब फोटोसिंथेसिस करता है, तो वो क्या करता है कि वो वाटर का ब्रेकडाउन करके ऑक्सीजन का रिलीज करता है। और उसके पास क्या होता है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। यानी एक तरह से समझो, ये फोटोसिंथेसिस में बैक्टीरिया के कंपैरिजन में, यानी यू बैक्टीरिया के कंपैरिजन में जो बीजीए है वो काफी एडवांस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कि गैस वैक्यूल इज फाउंड इन बीजीए फॉर बैलेंसी। ताकि बीजीए आसानी से वाटर के सरफेस पर मूव कर सके, उसके लिए उसमें गैस वैक्यूल पाए जाते हैं। एक बीजीए होता है जिसे ट्राइकोडेस्मियम इरिथोरा कहते हैं। रेड सी का नाम सुना है तुम लोगों ने? 10th में ज्योग्राफी पढ़ी होगी, पढ़ी या नहीं पढ़ी? रेड सी पढ़ा, कहां पाया था? तो रेड सी का नाम रेड क्यों है? उसका अपीयरेंस जो होता है बेटा, रेड सी का अपीयरेंस असल में रेड होता है। जैसे आप दूर से देखो, जैसे लगा रेड, कोई चीज रेड, पानी, लाल पानी, वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि उसमें एक तरह का बीजीए, ब्लू ग्रीन अलगा पाया जाता है, जिसका अपीयरेंस रेड होता है, ट्राइकोडेस्मियम इरिथोरा, ये वो बीजीए है। इसके अलावा मैं तुम्हें जब प्रोटिस्टा पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी मैं बताऊंगा कि एक प्रोटिस्टा होता है जिसे गाउनियोलेक्स कहते हैं, उसका भी रोल होता है रेड अपीयरेंस में, रेड सी के। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन कैसे होता है। बैक्टीरिया में बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, बीजीए में जिस तरीके से बैक्टीरिया में एब्सेंट है वैसे यहां पर भी। एंड मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन इज, यहां पर भी क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है। और ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में वो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम लोग नैनोसाइट कहते हैं। जिस तरीके से याद करो, जिस तरीके से बेटा याद करिए आप लोग, जिस तरीके से आप लोग याद करिए कि जब आप लोग बैक्टीरिया पढ़ रहे थे तो वहां मैंने बताया था कि वहां पे अनफेवरेबल कंडीशन में वो इंडोस्पोर और सिस्ट का फॉर्मेशन करता है। कुछ इसी तरह का स्ट्रक्चर यहां पर भी बनता है, जिसे हम लोग नैनोसाइट कहते हैं। एक और चीज इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं तुम लोगों को। अगर मैं नॉस्टॉक या नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर मैं तुम्हें दिखाऊं, है ना, नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन के केस में बता रहा हूं क्योंकि वो फिलामेंटस होती है।
है ना। ये देखो, ये क्या है, ये नॉस्टॉक है, ठीक है। ये बेटा मैंने नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर बनाया। अब नॉस्टॉक की जो बॉडी होती है उसके ऊपर की तरफ म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, ठीक है, म्यूसिलेज की कवरिंग होती है। और इस सेल को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग पोलर नोड्यूल्स कहेंगे, पोलर नोड्यूल्स कहेंगे। और इस सेल को हम लोग कहेंगे हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट। ये जो सेल होगी इसे हम लोग हेट्रोसिस्ट कहेंगे। हेट्रोसिस्ट के बेटा दो फंक्शन होते हैं, एक ये इन्वॉल्व होता है रिप्रोडक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बहुत क्वेश्चन तुम लोग को मिलेंगे इसके कि हेट्रोसिस्ट का फंक्शन क्या होता है। तुम्हारे यहां स्कूल में भी पूछा जाएगा 2 नंबर में कि हेट्रोसिस्ट का फंक्शन बताइए। तो हेट्रोसिस्ट के दो फंक्शन होते हैं, एक तो ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, एक तो ये फंक्शन हो गया। और दूसरा बेटा फंक्शन क्या होगा इसका, दूसरा फंक्शन, ये जो हेट्रोसिस्ट है ना, ये क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी इन्वॉल्व होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इन्वॉल्व इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, सो ये बेटा नॉस्टॉक है। नॉस्टॉक का जो स्ट्रक्चर होता है फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, और इसका जो हेट्रोसिस्ट होती है उसके दो फंक्शन होते हैं, एक तो ये रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, यानी अगर ये एक हेट्रोसिस्ट सेल अलग हो जाए तो वो एक नया नॉस्टॉक का फॉर्मेशन कर सकती है, और दूसरा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होती है। इसी नाइट्रोजन फिक्सेशन कैरेक्टर की वजह से, इसी बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन कैरेक्टर की वजह से नॉस्टॉक जो है या एनाबेना जो है या ऑसिलेटोरिया जो है, कई दूसरे प्लांट से वो क्या करती है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है। मैंने आगे कुछ इसमें एग्जांपल दिए हैं, देखो एनाबियना और नॉस्टॉक है। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें मैं कुछ 3-4 एग्जांपल यहां दिया हूं, जिनमें वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ रहती है। पहला है इन द लीफ ऑफ अजोला, दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्वेटिक फर्न। ये बेटा एक्वेटिक फर्न, ये टेरिडोफाइट्स होते हैं एक तरह के, तो उनकी लीफ में पाया जाता है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इन कोरिलॉइड रूट ऑफ साइकस, साइकस की जो रूट होती है कोरिलॉइड रूट, उसमें भी पाया जाता है। तीसरा इन रूट नोड्यूल्स ऑफ ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम जो प्लांट है उसकी रूट नोड्यूल्स में पाई जाती है ताकि नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सके। और चौथा एक इंपॉर्टेंट है, अगर चावल की फील्ड में अजोला रहता है तो उसकी वजह से चावल यानी राइस की फील्ड में अगर अजोला रहेगा तो उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है चावल का वो बहुत ज्यादा, बहुत टाइम्स बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अजोला में क्या पाया जाता है, नॉस्टॉक एनाबेना, और उसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। देखो, इफ अजोला इज ग्रोन विद राइस देन द प्रोडक्शन इंक्रीजेस बिकॉज एनाबेना इज प्रेजेंट इन द लीफ ऑफ अजोला। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये आपका कंप्लीट होता है बीजी यानी ब्लू ग्रीन अलगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट जो है वो है माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा हमारा इस किंगडम मोनेरा का सबसे लास्ट टॉपिक है। माइकोप्लाज्मा, इसे हम लोग एमेलोज भी कहते हैं, यानी माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, या इसे बेटा हम लोग पीपीएलोज भी कहते हैं। पीपीएलोज मतलब प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसे हम लोग माइकोप्लाज्मा, इसे हम लोग माइकोप्लाज्मा, इसे हम लोग एमेलोज भी कहते हैं, या इसे हम लोग पीपीएलोज भी कहते हैं, यानी प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अच्छा, माइकोप्लाज्मा की सबसे पहले जो डिस्कवर्ड किया था वो
नोकार्ड एंड राउक्स ने किया था। ठीक है बेटा, नोकार्ड एंड राउक्स ने किया था। नेक्स्ट, इसकी खास बात यह है और जो कई बार मेडिकल में पूछा गया है क्वेश्चन, ये स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होता है। ये स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, इट कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी अगर ऑक्सीजन ना हो तब भी ये सरवाइव कर सकता है। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है बेटा, सेल वॉल इज एब्सेंट। इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, इसीलिए इसके बहुत से शेप पाए जाते हैं। सो इट हैज मेनी शेप, यानी उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लियोमॉर्फिक। देखो बेटा, लफ्ज प्लियो मतलब क्या होता है, प्लियो मतलब होता है मेनी, मॉर्फिक मतलब शेप। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो बहुत सी शेप का हो, क्योंकि भाई इसके पास सेल वॉल होता ही नहीं और सेल वॉल ही तो शेप देता है। सेल वॉल होता ही नहीं तो ये बहुत शेप का हो जाता है। इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं, जोकर्स इन दी माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क। इसी वजह से हम लोग माइकोप्लाज्मा को क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा ये मिटा के यहां पे एक दो पॉइंट माइकोप्लाज्मा के लिए और लिख दे रहा हूं, इसलिए आप लोग यहां तक लिख लिए होंगे ना, लिख लीजिए फिर से। दैट इज वाई, क्योंकि वो प्लियोमॉर्फिक होता है, इसलिए दैट इज वाई इट इज कॉल्ड जोकर्स इन दी माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क। ओके स्टूडेंट्स, जोकर्स इन दी माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क या माइक्रोलॉजिकल पार्क। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, इट कॉजेज डिजीज इन एनिमल एंड प्लांट। ये प्लांट में भी डिजीज कॉज करते हैं और एनिमल में भी डिजीज कॉज करते हैं। एनिमल में जैसे इनफर्टिलिटी और एबॉर्शन, ये दो ऐसे डिजीज है विच इज रिलेटेड टू ह्यूमन, और ह्यूमन से रिलेटेड है वो, ये इन्हीं की वजह से होती है। और प्लांट में भी डॉर्फ डिजीज इन मलबरी या एस्टर येलो, ये जो डिजीज है बेटा, ये प्लांट में इन्हीं माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। तो यहां तक बेटा हमने डिटेल में कंप्लीट कर लिया मोनेरा। मोनेरा हमने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे तरीके से बेटा सारे टॉपिक्स के न्यूमेरिकल आप लोगों ने बना लिए होंगे, सारे टॉपिक्स के आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे। अब हम लोग अपने इस चैप्टर के इस वीडियो के नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट सेशन में चलते हैं। हम कुछ क्वेश्चन आंसर लगाते हैं, जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ताकि ये टॉपिक हमारा और ज्यादा कॉन्सेप्ट लिहाज से क्लियर हो जाए। अब पहला क्वेश्चन है बेटा इसमें, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है रिगार्डिंग हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट क्या होता है, अभी पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। देखो पेज पलटो, माइकोप्लाज्मा से जस्ट पहले हेट्रोसिस्ट का स्ट्रक्चर बनवाया था, म्यूसिलेज बाहर की तरफ हेट्रोसिस्ट सेल होती है। हेट्रोसिस्ट मैंने बेटा आप लोग बताया था क्या करती है, दो काम करती है नॉस्टॉक में, एक नाइट्रोजन फिक्सेशन और दूसरा क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है और रिप्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होती है। उसके अलावा एक और है, वो नाइट्रोजनेज एंजाइम भी बनाती है। जाहिर सी बात है, अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रही है तो ये एंजाइम बनेगा ही। अच्छा अब आओ, दे आर प्रेजेंट इन सम फिलामेंटस बीजीए, बात सही है, फिलामेंटस बीजीए में पाया था, सच एज नॉस्टॉक एंड एनाबियना। स्टेटमेंट एकदम सही है, सही है नहीं सही है भाई, स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, दीज सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बात कह दी उसने, हमने पढ़ा रखा है, ये सब मेडिकल के लास्ट के क्वेश्चन है।
थर्ड क्या है, दीज सेल्स कंटेन नाइट्रोजनेज एंजाइम, एकदम सही बात है, क्योंकि मैंने आपसे कह रखा है कि अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन है तो नाइट्रोजनेज एंजाइम पाया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये चारों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मिथेनोजेंस। किसके रिगार्डिंग, मिथेनोजेंस, यानी याद करो आर्की बैक्टीरिया में पढ़ाया हूं अभी, नोट्स पलटो, देखो पेज पलटो। मिथेनोजेंस आर्की बैक्टीरिया में पहला जो टाइप्स करवाया था उसमें पहला मिथेनोजेंस है ना, यानी मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। एंड क्या कहा है, करेक्ट ऑप्शन बता दीजिए। अब देखते हैं हम लोग, दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप आर्की बैक्टीरिया, बात सही है भाई, ये भी बात सही है कि आर्की बैक्टीरिया के ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, भाई ये भी बात इन्होंने सही कह दी कि बायोगैस के प्रोडक्शन में, गोबर गैस या बायोगैस के प्रोडक्शन में, भाई बायोगैस होती क्या है, मैक्सिमम बायोगैस, चाहे तो तुम लोग लिख लेना इस बात को आगे, है ना, आगे की तरफ यहाँ क्वेश्चन में लिख लेना ताकि कभी भी पलटो नोट्स को तो तुम लोग को रिकॉल कर जाए। बायोगैस या में मैक्सिमम जो गैस है वो मीथेन है, ठीक है, तो ये बायोगैस मतलब मीथेन गैस का प्रोडक्शन कर रही है और ये बात सही है। तीसरा क्या कह रहा है, दे लिव इन हॉट सल्फर स्प्रिंग, आए है हाँ, ये कहां होगा, हॉट सल्फर स्प्रिंग में मिथेनोजेंस कहां पाए जाते हैं, मिथेनोजेंस तो र्यूमिनेंट एनिमल्स की बॉडी में पाए जाते हैं, याद आ रहा है। हॉट सल्फर स्प्रिंग में कौन से पाए जा रहे हैं, थर्मोएसिडोरोफिल्स बैक्टीरिया जो है वो पाए जाते हैं, ये नहीं होगा। फिर क्या है, दे आर स्ट्रिक्टली एनारोबिक, ये भी बात सही है। अब स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट एंड टू आर करेक्ट, और देखते हैं दूसरा कह रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट सेकेंड एंड फोर आर करेक्ट, ये सही होगा। समझ में आया, ये वाला स्टेटमेंट सही होगा बेटा, समझ में आ गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट, यानी इनकरेक्ट मतलब गलत है। इस तरीके से बेटा क्वेश्चन मेडिकल में पूछे जाते हैं, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, इस तरीके से वो क्वेश्चंस को घुमाता है ना। तो इसने क्या कहा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग किसके, माइकोप्लाज्मा, अभी पढ़ाया हूं माइकोप्लाज्मा, देखा जाए क्या कह रहा है भाई। स्टेटमेंट क्या है उसके, दे लैक ए सेल वॉल, बात सही है, सेल वॉल एब्सेंट होती है तभी तो वो प्लियोमॉर्फिक होती है, उसके डिफरेंट शेप्स होते हैं। बोल भाई, लो कहां गया, पढ़ाया नहीं था ये, हाँ देखो, ये देखो स्टेटमेंट फोर्थ वाला, सेल वॉल इज एब्सेंट, क्वेश्चन पे आ जाए तो स्टेटमेंट क्या है, ये ठीक है। दूसरा लेकिन इनकरेक्ट मतलब गलत पूछा है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ये भी सही है। अब क्या कह रहा है, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, यानी ये ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता है, ये क्या है, सही है। माइकोप्लाज्मा क्या था, वो तो ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन वो सर्वाइव कर सकता है, इसने कहा नहीं कर सकता है। और चौथा स्टेटमेंट दिया पैथोजेनिक इन प्लांट एनिमल, अभी लिखवाया, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, क्या बात कह दी आपने। देखिए सारे क्वेश्चन आपके मिलते चले जा रहे हैं। आगे देखते हैं, ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोट्स भी हो, देखो दो कंडीशन है, यूकैरियोट्स भी हो और यूनिसेलुलर भी हो, बिलोंग्स टू, देखो तुम लोग दूसरी स्लाइड में, मतलब तुम्हारे पहले पेज में होगा, देखिए आप लोग सबसे नीचे की तरफ होगा आपके पहले पेज में, वहां पर बेटा मैंने बताया कि कौन सा यूकैरियोट होता है, कौन मल्टी सेलुलर है, कौन यूनिसेलुलर है, ये सारी कंडीशन मैंने बताई। तो उसमें कौन ग्रुप आता है, प्रोटिस्टा आता है। बोलिए बेटा, समझ में आया, अच्छा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स सर्व्ड एज द क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, है ना। जो आर.एच. व्हिटकर साहब ने हमें परेशान करने के लिए जो क्लासिफिकेशन दिया है, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, वो तो चले गए, अब हमें उसको पढ़ना पड़ रहा है। चलो ठीक है, क्या करना पड़ेगा, मजबूरी है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो उन्होंने दिया आर.एच. व्हिटकर साहब ने, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स सर्व एज द क्राइटेरिया, कौन कौन सा क्राइटेरिया था, जाहिर बात आपने पढ़ा होगा, 5 बेस थे उसके, जरा देखा जाए। पहले क्या कह रहा है, सेल स्ट्रक्चर एंड थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, ये था। जो 5 बेस देखिए बेटा मैंने जो लिखवा रखे हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन कौन से बेस हैं जिसके बेसिस पे
क्लासिफिकेशन किया गया आर एच व्हिटकर साहब ने, वो पहला है सेल स्ट्रक्चर एंड थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा क्या है मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड रिप्रोडक्शन, ये भी होता है, और तीसरा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। देखो तुम लोग, मैंने कहा था फाइलोजेनी मतलब एवोल्यूशन होता है, ये भी होता है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? सारे क्वेश्चन आपके आसानी से लग जा रहे हैं। तो ये बेटा हमने आपको डिटेल में किंगडम मोनेरा एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है कि इसे नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मैं इसलिए बहुत बार बार कह रहा हूं, क्योंकि देखिए वीडियो आपने देखा, अच्छा लगा, समझ में आई, आपने बंद कर दिया, ठीक है। अब एक दिन के बाद सारी चीजें दिमाग से गायब हो जाएंगी। अगर आप प्रॉपर नोट्स बना लेंगे और अपनी हैंड राइटिंग में बनाएंगे, आप बुक पे या किसी चीज पे डिपेंड नहीं रहेंगे, खुद बना लेंगे, मैं लिखवा रहा हूं साथ साथ बनाते चले जाइए, तो उससे फायदा ये होगा कि टॉपिक आपका आधा उसी वक्त तैयार हो जाएगा। तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से किंगडम मोनेरा का नोट्स कंप्लीट कर लिया होगा। अब बेटा जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा पे डिस्कशन करेंगे, वायरस और लाइकेन पे डिस्कशन करेंगे। मेन हमारा किंगडम प्रोटिस्टा पे डिस्कशन रहेगा, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।